सिपाही मंदाकिनी का अपने ही थाने में तैनात सिपाही योगेश कुमार पर दिला गया, लेकिन योगेश ने उससे साफ कह दिया कि वह उसे केवल दोस्त मानता है। तब जिद्दी मंदाकिनी ने अपनी 2 बहनों के जरिए योगेश को शादी के जाल में फांसने की कोशिश की। इस कोशिश में असफल होने के बाद तीनों बहनें ने जो किया वह इटावा जिले का एक गांव है बहादुरपुर। यादव और ठाकुर बहुल्य इस गांव में सुल्तान सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीमा सिंह के अलावा 3 बेटियां मीना, ममता और मंदाकिनी उर्फ संगीता थी। सुल्तान सिंह गांव के दबंग ठाकुर थे। उनकी पहचान लंबरदार के नाम से थी। वह संपन्न किसान थे। छोटे किसानों की वह भरपूर मदद करते थे। सुल्तान सिंह स्वयं भी पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को भी खूब पढ़ाया था। बड़ी बेटी मीना पढ़ लिख कर पुलिस विभाग में नौकरी करने लगी थी। वह मथुरा में सिपाही के पद पर तैनात थी। मीना जब नौकरी करने लगी तब सुल्तान सिंह ने उसका विवाह आगरा निवासी रमेश चंद्र के साथ कर दिया। मीना पति के साथ आगरा में रहती थी और मथुरा में नौकरी करती थी। मीना से छोटी ममता थी। वह बीए की पढ़ाई कर रही थी। वह पिता के साथ गांव में रहती थी। बहनों में सबसे छोटी मंदाकिनी उर्फ संगीता थी। वह अपनी अन्य बहनों से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तेज तर्रार भी थी और पढ़ने में तेज भी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उसने बड़ी बहन मीना की तरह पुलिस की नौकरी करने की ठान ली। इसके लिए वह अभ्यास भी करने लगी। उसकी लगन और मेहनत भी रंग लाई। सन 2019 में वह भी सिपाही के पद पर भर्ती हो गई। इटावा में ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली तैनाती अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थित थाने में हुई। व्यवहार कुशल व तेज होने के कारण वह जल्द ही थाने में चर्चित हो गई। अपनी कार्यप्रणाली से वह अधिकारियों की नज़र में भी आ गई थी। इसी राम जन्मभूमि थाने में योगेश कुमार चौहान सिपाही के पद पर तैनात था। मंदाकिनी की तरह योगेश भी 2019 बैच का था और इस थाने में उसकी भी पहली तैनाती थी। योगेश कुमार मूल रूप से मथुरा शहर के बालाजीपुरम मोहल्ले का रहने वाला था। उसके पिता मुकेश सिंह चौहान व्यापारी थे। बड़ा भाई सुनील कुमार चौहान पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। चूंकि योगेश व मंदाकिनी एक ही बैच व एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, अतः उन दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई तो बातचीत भी खुलकर होने लगी। बातचीत से आकर्षण बढ़ा तो दोनों एक दूसरे की बातों में रुचि लेने लगे। मंदाकिनी को जहाँ योगेश की लच्छेदार बातें पसंद थी तो योगेश को उसकी मुस्कान और भावभंगिनी पसंद थी। जल्द ही दोनों की नज़दीकियाँ भी चर्चा थाने के स्टाफ में होने लगी थी। योगेश कुमार स्मार्ट युवक था। वह जब आंखों पर काला चश्मा लगाता तो हीरो जैसा दिखता था। मंदाकिनी मन ही मन उसे प्यार करने लगी थी। उसके मन से योगेश को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह योगेश को पति के रूप में पाने के सपने संजोने लगी थी। अपना सपना पूरा करने के लिए मंदाकिनी योगेश से नज़दीकियां बढ़ाने लगी तथा उसके प्यार भरी बातें करने लगी। उसे लगता भी था कि योगेश उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह उससे करती है, लेकिन कभी लगता है कि योगेश उससे दूर भाग रहा है। मंदाकिनी योगेश के प्यार में आकंठ डूब चुकी थी, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिर जब मंदाकिनी से नहीं रहा गया तो उसने एक रोज एकांत में योगेश से कहा, योगेश, कुछ दिनों से मैं अपनी बात तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है जिससे के लिए तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो? योगेश ने मंदाकिनी से पूछा। योगेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है। मैं तुमसे शादी रचाना चाहती हूँ। तुम्हें पति के रूप में पाकर मेरा सपना साकार हो जाएगा। मंदाकिनी ने खुल कर प्यार का इजहार कर दिया। मंदाकिनी की बात सुनकर योगेश चौंका। मंदाकिनी, आज तुम्हें क्या हो गया है जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? यह बात सच है कि हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती के नाते ही हम दोनों की बातचीत और हंसी मजाक होती है। इसमें प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? तुम मुझसे भले ही प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मुझसे शादी रचाने के बाद दिल से निकाल दो। तुम केवल मेरी दोस्त हो और दोस्त ही रहोगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। योगेश ने दो टूक जवाब दे दिया। क्यों नहीं कर सकते शादी? आखिर मुझ में कमी क्या है? पढ़ी लिखी हूँ, सरकारी सर्विस कर रही हूँ, तुम्हारी बिरादरी की हूँ। मंदाकिनी ने तमतमाते हुए कहा। तुम में कोई कमी नहीं ना हो भले, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करूँगा, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं, योगेश ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। योगेश ने शादी से इनकार किया तो मंदाकिनी मन ही मन दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गाहे बगाहे वह योगेश को प्यार से समझाती और शादी करने का दबाव डालती, लेकिन योगेश हर बार उसे
मना कर देता। इससे मंदाकिनी के मन में प्यार का प्रतिशोध पनपने लगा। उसने ठान लिया कि यदि योगेश उससे शादी नहीं करेगा तो वह किसी और से भी नहीं उसकी शादी नहीं होने देगी। इसके लिए अगर उसे अनर्थ करना पड़ा तो वह भी करेगी। कुछ दिनों बाद मंदाकिनी छुट्टी लेकर अपनी बड़ी बहन मीना के घर आगरा पहुंची। वहां उस समय मंझली बहन ममता भी आई हुई थी। मंदाकिनी ने अपने प्रेम की कहानी दोनों बहनों को बताई और यह भी बताया कि योगेश उससे शादी करने को राजी नहीं है। इस पर दोनों बहनों ने मंदाकिनी को समझाया कि वह ज़्यादा परेशान न हो, वह योगेश से बात करेगी और उसे शादी के लिए हर हाल में राजी करेगी। मीना की तैनाती मथुरा में थी। उसने गुपचुप तरीके से योगेश और उसके परिवार के संबंध में जानकारी जुटाई तो सब ठीक लगा। उसके बाद मीना ने योगेश चौहान से बात की और मंदाकिनी से शादी करने की बात कही, लेकिन योगेश ने शादी करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद तो यह सिलसिला ही शुरू हो गया। कभी ममता उसके फ़ोन पर बात करती तो कभी मीना। दोनों का एक ही मकसद होता, किसी तरह योगेश को बातों में उलझाकर मंदाकिनी से शादी करने को राजी करना। लेकिन योगेश की बातों में आने वाला कहाँ था। वह उन्हें हर बार मना कर देता था। एक दिन तो योगेश और मीना की मंदाकिनी से शादी को लेकर तीखी झड़प हो गई। योगेश ने गुस्से में मीना और उसकी बहन ममता को चरित्र को लेकर ऐसी बात कह दी जो मीना और ममता के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। उसके बाद उन्होंने योगेश से बात करनी बंद कर दी। अब तीनों बहनों प्यार के प्रतिशोध में जलने लगी। उन्होंने योगेश को सबक सिखाने की ठान ली। 7 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे योगेश कुमार चौहान ने अपने बड़े भाई सुनील कुमार चौहान से मोबाइल फ़ोन पर बात की और बताया कि उसे 7 दिन की छुट्टी मिल गई है और वह बस द्वारा घर आ रहा है। इस समय वह अयोध्या से निकल चुका है। इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। शाम 7 बजे वह बस से लखनऊ पहुंचा और फिर 10 बजे औरैया पहुंचने के पर उसने बड़े भाई सुनील से फिर बात की और बताया कि वह औरैया पहुंच गया है। इटावा से सवारी मिल गई तो रात 2 बजे तक वह घर पहुंच जाएगा। फिर फ़ोन बंद हो गया। योगेश चौहान सुबह 8 बजे तक मथुरा स्थित अपने घर नहीं पहुंचा तो भाई सुनील को चिंता हुई। उसने योगेश को फ़ोन मिलाया तो वह बंद था। इसके बाद तो ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था त्यों-त्यों घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। औरैया, इटावा और आगरा के बीच जहाँ-जहाँ रिश्तेदारी थी, सुनील ने फ़ोन कर पता किया, लेकिन योगेश की कोई जानकारी नहीं मिली। सुनील कुमार ने अपने चचेरे भाई राहुल के साथ लिया और कार से योगेश की खोज में निकल पड़ा। उसने आगरा इटावा के बीच पता किया कि वहाँ कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं है, पर कोई गंभीर दुर्घटना की जानकारी नहीं मिली। 9 अक्टूबर की सुबह 10 बजे सुनील भाई की खोज करता हुआ अयोध्या के राम जन्मभूमि थाना पहुंचा और योगेश की गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाने से ही उसे पता चला कि सिपाही मंदाकिनी भी 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। संभवतः दोनों साथ ही गए हैं। मंदाकिनी इटावा से लवेदी थाने की गांव बहादुरपुर की रहने वाली थी। वहाँ एक बात और चौंकाने वाली पता चली कि योगेश और मंदाकिनी दोस्त थे। मंदाकिनी योगेश से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन योगेश शादी को राजी नहीं था। प्रेम संबंध की जानकारी पाकर सुनील का माथा ठनका। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कहीं साथी महिला सिपाही मंदाकिनी ने कोई खेल करा योगेश के साथ विश्वासघात तो नहीं कर दिया। लवेदी थाने जाकर पता करना होगा। अगर कोई वारदात हुई होगी तो थाने में दर्ज होगी। 10 अक्टूबर को सुनील कुमार चचेरे भाई राहुल के साथ थाना लवेदी पहुंचा। उस समय थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार थाने में मौजूद थे। सुनील ने उन्हें योगेश के गुम होने की जानकारी दी तो थाना प्रभारी ने उसे बताया कि 8 अक्टूबर को बहादुरपुर गांव के बाहर सूखे बम्बा में उन्हें एक जवान युवक की नग्नावस्था में लाश मिली थी। उसके सिर पर प्रहार कर तथा गला कसकर हत्या की गई थी। उसके चेहरा बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। सब कुछ शिनाख्त नहीं हो पाई। सबको फोटो मेरे पास है। अब आप उसे देखकर बताएं कि कहीं वह लाश आपके भाई की तो नहीं है। सुनील और राहुल ने फोटो गौर से देखा तो दोनों रो पड़े और बताया सबका फोटो उसके भाई योगेश का ही है, जो अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में सिपाही था। उसके साथ महिला सिपाही मंदाकिनी उस संगीता बस में सफ़र कर रही थी, जो उसी थाने में तैनात है। वह लवेदी के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है। संभवतः उसी ने योगेश की हत्या अन्य लोगों के साथ मिलकर की है। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। लेकिन थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने सुनील के अनुरोध को ठुकरा दिया और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने हत्या की रिपोर्ट राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद सुनील कुमार चकर घिन्नी बन गया। लवेदी पुलिस कहती है कि रिपोर्ट राम जन्मभूमि थाने में दर्ज होगी, जबकि राम जन्मभूमि थाने की पुलिस कहती है कि रिपोर्ट लवेदी थाने में दर्ज होगी।
परेशान सुनील तब राहुल व अन्य घरवालों के साथ इटावा के एसएसपी आकाश तोमर से मिला और रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से समझते हुए एसएसपी आकाश तोमर ने लवेदी के थाना प्रभारी ब्रिजेश को, महिला सिपाही मंदाकिनी उर्फ संगीता तथा अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आदेश दिया। आदेश पाते ही उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसएसपी आकाश तोमर ने हत्या के इस केस की जांच के लिए 2 टीमें बनाई। एक टीम सीओ भरथना चंद्रपाल की अगुवाई में तथा दूसरी टीम लवेदी थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार की अगुवाई में बनी। दोनों टीमों का कमान एसपी देहात ओमवीर सिंह को सौंपी गई। सहयोग के लिए क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र सिंह यादव तथा सर्विलांस प्रभारी वीके सिंह को भी लगाया गया। पुलिस ने मंदाकिनी और उसकी बहनों को फोन नंबर हासिल कर लिए। गठित टीमों ने सबसे पहले मोबाइल डिटेल्स तथा मोबाइल फोन की लोकेशन और छानबीन शुरू की। छानबीन से पता चला कि मंदाकिनी, संगीता तथा उसकी बहनें मीना व ममता 7 अक्टूबर की रात घटनास्थल पर मौजूद थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मंदाकिनी के बहादुरपुर गांव स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वहां घर पर नहीं मिली। पता चला कि वह आगरा में अपनी बड़ी बहन मीना के घर है। यह पता चलते ही पुलिस टीम ने आगरा से मीना के घर से मंदाकिनी व ममता को हिरासत में ले लिया। मीना सहित तीनों बहनों को थाना लवेदी लाया गया। पुलिस टीम ने तीनों बहनों से योगेश चौहान की हत्या के संबंध में पूछताछ की। पहले तो तीनों ने मुकर गई, लेकिन सख्ती से करने पर टूट गई और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मथुरा के अपराधी महेश विनोद शर्मा तथा उनके साथी को योगेश की हत्या के लिए 1 लाख की सुपारी दी गई थी। ये अपराधी मथुरा के गांव दूधा धारी जमुना पार के रहने वाले हैं। इन्हें 10,000 रुपये एडवांस दिया गया था। बाकी के रुपए लेने ये लोग कल 19 अक्टूबर को स्टेशन रोड इटावा आएंगे। इस जानकारी पर पुलिस के दोनों टीमें ने जाल बिछाकर महेश व विनोद शर्मा को पकड़ लिया। तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उन दोनों को थाना लवेदी लाया गया। वहां उनका सामना मीना, ममता व मंदाकिनी से हुआ तो वे समझ गए कि हत्या का राज खुल गया। अतः उन दोनों को साहस से हत्या का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने धांधली की धारा 302/201 के तहत मीना, ममता, मंदाकिनी, महेश विनोद शर्मा आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने हत्यारोपी के निशानदेही पर आज आला कत्ल रोड नानचाक घटना के प्रयुक्त मारुति रिक्वेस्ट कार तथा 1 तमंचा बरामद कर लिया। इसके अलावा मृतक के जले कपड़े, जूते, उसका परिचय पत्र तथा आधार कार्ड बरामद कर गया। कार के अलावा सारा सामान साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में मंदाकिनी और संगीता ने बताया कि योगेश ने जब शादी से इनकार कर किया तो तीनों बहनें प्यार के प्रतिशोध में जल उठी और योगेश की हत्या की योजना बनाई। फिर मथुरा के महेश व विनोद शर्मा को 1 लाख की सुपारी दे दी। योजना के तहत वह 7 अक्टूबर को योगेश के साथ अयोध्या के लिए घर से निकली। रवाना हुई बस से वे दोनों इटावा बस स्टैंड पहुंचे। बड़ी बहन मीना मथुरा से सुपारी किलर के साथ कार से इटावा आ गई थी। ममता भी गांव से आ गई थी। इसके बाद उन्होंने योगेश को सवारी के बहाने अपनी कार में बिठा लिया और मानिकपुर मोड़ की ओर जाते समय रास्ते में कार में ही रॉड से उसके सिर पर प्रहार किया। फिर अचानक से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद योगेश के कपड़े उतारकर सब बहादुरपुर के सूखे बम्बे के पास फेंक दिया। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर हार्पिक टॉयलेट क्लीनर डाल दिया। फिर आगे जाकर कपड़े व अन्य सामान जलाकर मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद वे कार से मथुरा चले गए। दूसरे रोज मीना, ममता, मंदाकिनी आगरा चली गई। 2 दिन बाद सबकी पहचान तब हुई जब मृतक का भाई थाना लवेदी आया और फोटो देखकर सबकी पहचान की अपने भाई योगेश के रूप में की। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब कहीं जाकर हत्या की पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़े गए। 20 अक्टूबर 2020 को थाना लवेदी पुलिस ने हत्यारोपी को इटावा के कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल